Hi everyone, I welcome you all in this important session of current affairs and static GK. My name is Abhay Singh, and in this particular session I'll be discussing one of the most important aspect of Indian freedom struggle. And basically this particular event marks the beginning of Indian freedom movement. This particular event is popularly known as First War of Independence. स्टैटिक जी के हम सब लोगों को पता है कि कंसर्शियम ऑफ एनएलयूज का एक बहुत पिकी टॉपिक रहा है. लास्ट 3 इयर्स में 2 बार ऐसा हुआ है कि कंसर्शियम ने डायरेक्टली कोर स्टैटिक से क्वेश्चंस पूछे, फिर चाहे वो जलियांवाला बाग मैसेकर हो या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो. सो ये जो पर्टिकुलर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसका आज पहला लेक्चर देख रहे हैं और इस पूरे सीरीज में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के उनको हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे कि अगर 6 दिसंबर को या क्लैट के एग्जामिनेशन के टाइम पे कंसर्शियम आपके माइंड के साथ कोई गेम खेलना चाहे तो उस पर्टिकुलर गेम के लिए आप रेडी रहें. राइट, सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन. जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा. एंड दैट्स द इंट्रो ऑफ दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ. सो दिस इज how we'll start with this particular session, and this is just to tell you a brief background of the revolt of 1857, also known as First War of Independence. किसी ने सेपॉय म्यूटिनी बोला, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. बट किस तरीके से ये वॉर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और किस तरीके से इंडिया के अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हुआ, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हम उसके बारे में भी कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे. राइट, सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ वाटरशेड मूवमेंट in the history of India's struggle against the foreign rule. So everyone knows this, that why the revolt of 1857 is extremely relevant, because this marks the beginning of India's freedom struggle movement. पहली बार ऐसा हुआ था कि फॉर्मल तरीके से इंडियन सोल्जर्स ने एकदम रिवॉल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, एंड इट वाज फॉलोड बाय मल्टीपल किंग्स ज्वाइनिंग देम. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. और जब भी हम 1857 के रिवॉल्ट की बात करते हैं, देयर इज अ वेरी फेमस लाइन ना, कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. राइट, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ Rani Lakshmibai and how she fought against the Britishers is also something which we will discuss in this particular session. Right, so it was a watershed movement, we know that. Right, prior to this the mutinies and rebellions remained sporadic or local affairs. However, the scale and spread of the revolt of 1857 was larger. So what is the relevance of this revolt of 1857 students? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो ये मूवमेंट था ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ था धीरे धीरे. राइट, सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक होल्ड्स अ लॉट ऑफ रेलेवेंस. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. Now there are certain facts when we talk about common law admission test, or for that purpose any other law entrance examination. Students, फैक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो भी फैक्ट्स हैं आप प्लीज उन्हें जॉट डाउन करते रहिएगा अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए. नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाइएगा, बहुत एलाबोरेटिव, बहुत लेंथी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. इट वाज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस. So why this particular event was important, or event is important, because it was the first expression of organized resistance. पहली बार इंडिया में इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, इतना कोऑर्डिनेटेड तरीके से किसी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को इस तरीके से लीड किया गया था. दैट इज वन अनदर रीजन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. देन वी हैव इट बिगैन एज अ रिवोल्ट ऑफ द सिपॉयज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, बट इवेंचुअली सिक्योर्ड the participation of the masses. So everybody knows कि जब 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, so it began as a sepoy mutiny. sepoy mutiny में बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे जो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज के अंडर सर्व कर रहे थे, उनको जो कार्ट्रिजेस दी जाती थी, उन कार्ट्रिजेस में जो ग्रीस यूज किया जाता था, उस ग्रीस में काउ और पिग का जो फैट रहता था, उस फैट को यूज करके उन कार्ट्रिजेस को बनाया जाता था. और सिपाहीज को क्या करना पड़ता था, जो ये सिपाही सोल्जर्स होते थे उनको उस पर्टिकुलर कार्ट्रिज की जो कैपिंग होती थी उसको अपने दांत से निकालनी पड़ती थी. सो इट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स. राइट, हिंदूज और मुस्लिम्स के दोनों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था, क्योंकि हिंदूज के लिए काउ इज अ होली एनिमल और मुस्लिम्स के लिए जो पिग होता है उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस होती है. राइट, देन वी हैव द रिवॉल्ट इज नोन बाय सेवरल नेम्स, द सेपॉय म्यूटिनी.
by the British historians, the Indian Mutiny, the Great Rebellion by the Indian historians, the Revolt of 1857, the Indian Insurrection and the First War of Independence by विनायक दामोदर सावरकर. सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो चीजें स्टूडेंट्स आप लोग को याद रखनी है कि ब्रिटिशर्स का हमेशा मानना था दैट इट वाज अ सेपॉय म्यूटिनी. तो अगर आप कभी भी किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन का प्रोस्पेक्ट या किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन का जो नोशन है रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उन्होंने हमेशा इसे एक सेपॉय म्यूटिनी ही बोला, जबकि वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने बोला कि दैट दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये दो ओपिनियंस आप लोगों को याद रखने, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू दिस सम अदर फैक्चुअल एस्पेक्ट्स एज वेल. नाउ व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीडम स्ट्रगल. इस पर्टिकुलर मूवमेंट के पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस थे. तो प्राइमरली हम 3-4 हेड्स में इसको डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज, फिर इकोनॉमिक कॉज, फिर सोशल कॉज, राइट. सो पॉलिटिकल कॉज में क्या था. अब पॉलिटिकल कॉज में ये था बेसिकली, कॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम नेक्स्ट अभी जो अपकमिंग स्लाइड्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857. बट इसके अलावा policies of effective control, subsidiary alliance and annexation of multiple territories using the doctrine of lapse was something which created a lot of problem for the Indian rulers. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि सेपॉयज जो थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश पुलिस में सर्व कर रहे थे, उनके अपने ग्रीवांसेस थे. वो बेसिकली जो कार्ट्रिजेस का यूज था वो उनके ग्रीवांसेस थे, और जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उनके अपने अलग ग्रीवांसेस थे, और जो फार्मर्स थे उनके अपने अलग ग्रीवांसेस थे. तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज सर्टेन ग्रीवांसेस, और उन सारे ग्रीवांसेस को का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑल्दो इट वाज स्टार्टेड बाय और इट वाज स्टार्टेड थ्रू अ सेपॉय म्यूटिनी, बट इवेंचुअली पैन इंडिया फैल चुका था. अब इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे. पेजेंट्स वर impoverished by heavy taxation, so that we have already discussed कि हम हमेशा से एक अग्रेरियन इकोनॉमी रहे, कृषि प्रधान देश हमारा रहा हमेशा से. ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे हमारे कंट्रीज में फार्मर्स से. सो दैट बिकेम द अदर इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ chaos in the society. Then we have socio-religious causes. Now what are the socio-religious causes? So socio-religious reforms like abolition of sati. So students, a lot of reforms were also taking place, and these reforms were not appreciated by the Indians per se. The reason was very simple, because हम हमेशा से एक बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी रहे, हम हमेशा से एक ऐसी सोसाइटी रहे जो बहुत सारी प्रथाओं में, जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस में मानते थे. बट जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो बहुत सारे इंडियन पर्सनालिटीज भी ऐसे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राइट, जो राजा राम मोहन रॉय हो गए, जो इन सारे मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहते थे. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कल्चरली जो हम बहुत लंबे टाइम से कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते आ रहे थे, ब्रिटिशर्स ने उन प्रैक्टिसेस को अबॉलिश कर दिया. जैसे कि एक सती प्रथा जो इंडिया में बहुत पॉपुलर एक टाइम पर हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स ने उसको क्या किया, अबॉलिश कर दिया. फिर विडो रिमैरिज एक्ट भी ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे. सो अ लॉट ऑफ सोसाइटल रिफॉर्म्स वर आल्सो टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से क्या था कि जो नॉर्मल जनता या नॉर्मल पब्लिक थी, दे वर नॉट हैप्पी विद दीज रिफॉर्म्स, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. Now let's talk about this doctrine of lapse. Doctrine of lapse is one of the most important aspect examination perspective से. अब doctrine of lapse basically था क्या? Doctrine of lapse used to enable the British authorities कि जब कोई भी किंग होता था, अगर उसका कोई नेचुरल एयर नहीं होता था, नेचुरल एयर अगर नहीं है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसकी टेरिटरी को अनेक्स कर लेते थे. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नथिंग बट इट वाज अ टूल टू अनेक्स द प्रॉपर्टीज और अनेक्स द किंगडम ऑफ दोज किंग्स जिनका कोई नेचुरल एयर नहीं होता था, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉलिसी वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड बाय द इंडियन रूलर्स एंड इंडियन किंग्स. और बहुत सारे राजाओं के जो राजा थे या रानियां थी, उनके जो साम्राज्य को क्या किया था, उनके किंगडम को ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया था बाय यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन personality who was the propounder of doctrine of lapse. So whenever we discuss about doctrine of lapse, students, the first name that comes into our mind is Lord Dalhousie, because it was Lord Dalhousie who introduced the doctrine of lapse. अब doctrine of lapse होती क्या, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई किंग
या अगर कोई रूलर, अगर उसका कोई नेचुरल एयर नहीं है, देन द ब्रिटिशर्स विल गेट द अथॉरिटी टू अनेक्स दैट पर्टिकुलर किंगडम। तो बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी इंडिया में जहां पर कोई नेचुरल एयर नहीं था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस पर्टिकुलर किंगडम को अनेक्स कर लेते थे। इसकी वजह से भी बहुत निगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप होना शुरू हुए इंडियन सोसाइटी में, राइट। इट इन्वॉल्व द ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग अ हिंदू रूलर विदाउट अ नेचुरल एयर फ्रॉम अडॉप्टिंग अ सक्सेसर एंड आफ्टर द रूलर डाइड abducted and annexing his land. So this was the other important reason. अब दूसरा important point related to the doctrine of lapse is students कि अगर किसी king का कोई natural heir नहीं है, so doctrine of lapse used to prohibit that particular king from adopting his successor. आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसकी वजह से क्या था, और ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए कि ब्रिटिशर्स किसी तरीके से बस चाहते थे कि वो आपके टेरिटरी को अक्वायर कर ले, तो वो यही करते थे। फिर क्या हुआ, टू दोस प्रॉब्लम्स एडेड द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द Brahmins, many of whom had been dispossessed of their revenues or had lost lucrative positions. So what happened because of doctrine of lapse, a lot of important people in our society at that time, a lot of important people who used to hold a lot of relevant positions, उनकी वो सारी positions ही चली गई, right? तो जो एक established society थी हमारी, एक जो dominant class था, उसका जब influence कम हो गया, so because of that particular reason, dominant class was also not happy with the way this East India Company was ruling. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, एंड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश क्राउन रियलाइज्ड कि ईस्ट इंडिया कंपनी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उनको बहुत इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रही। तो इसी वजह से क्या किया उन्होंने ईस्ट इंडिया से कंट्रोल लेकर के ब्रिटिश क्राउन के पास कंट्रोल चला गया। हम वो चीज भी अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब हम ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स वर डिस्पोजेस्ड, उनकी सारी प्रॉपर्टी को अनेक्स कर लिया गया था। अब इसमें से कुछ प्रोमिनेंट फेस हैं जो आपको याद रखने। रानी लक्ष्मीबाई's adopted son was not permitted to sit on the throne of झांसी। तो सबसे बड़ा विक्टिम या पूरे हिस्ट्री का सबसे प्रोमिनेंट विक्टिम कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। शी वॉज अ फिनोमिनल क्वीन, राइट। और उनका ही किंगडम ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अनेक्स कर लिया था। देन सतारा, नागपुर, झांसी, इन सब टेरिटरीज को अनेक्स किया गया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, अब ये सारा बैकग्राउंड सेट कर रहा था, ये सारी चीजें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया आपका, फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज करके अलग अलग टेरिटरीज को अनेक्स करना, पीजेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाना। सो ये सारी चीजें बैकग्राउंड टोन सेट कर रही थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। अब फॉर्मली दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंड द डेट इज 29th of March 1857. What happened on 29th of March 1857? Every single person knows this particular name, Mangal Pandey. It was Mangal Pandey who started this revolt, who started this first war of independence. On 29th of March 1857, he killed Hudson and Bogg at Barakpur. So right, so मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री में ही वो पोस्टेड थे, और वहां पे उन्होंने दो लोगों का मर्डर किया, दो लोगों को उन्होंने मार दिया। और ये कौन थे? ह्यूडसन एंड बॉग। और इनको कहां पर मारा उन्होंने? बैरकपुर में, जहां पे ही वाज पोस्टेड। तो तीन चीजें मंगल पांडे के बारे में याद रखिएगा। दैट ऑन 29th of March 1857 he started the revolt. He was a soldier of 34th नेटिव इन्फेंट्री, और ये कहां पर बेस थी? बैरकपुर में, जहां पर उन्होंने मारा किसको? ह्यूडसन और बॉग को। He was hanged to death on 8th of April. So within 10 days, British authorities hanged मंगल पांडे। मंगल पांडे का शहीदी दिवस कब होता है? 8th अप्रैल को, when he was hanged by the British authorities. 29th मार्च को क्या किया उन्होंने? इस पूरे रिवॉल्ट को स्टार्ट किया, और 8th अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। Now what happened? April 23rd, 1857, 80 soldiers of the 3 Light Cavalry who refused to use the cartridges were court-martialed. So now, as soon as this पर्टिकुलर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, तो उसके बाद ये जो न्यूज थी ये बहुत तेजी से स्प्रेड हुई,
और कार्ट्रिजेस को लेकर के जो इशू था वो और ज्यादा विजिबल हो गया। सो इसके बाद क्या हुआ कि 80 और सोल्जर्स ऐसे थे जिन्होंने उन कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना किया, और सब्सिक्वेंटली 23 अप्रैल 1857 को यह हुआ था, और उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इन 80 इंडिविजुअल्स का कोर्ट मार्शल कर दिया। नाउ फॉर्मली अब ये म्यूटिनी 10th ऑफ मई 1857 को स्टार्ट हुई। 10th मई 1857 म्यूटिनी स्टार्टेड एट मेरठ। अब क्या हुआ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग 11th मई का बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पर। 11th मई का इंपॉर्टेंस क्या है? 11th मई का इंपॉर्टेंस ये है स्टूडेंट्स कि 11th मई 1857 को बहुत सारे सोल्जर्स इंडिया से मार्च करते हुए कहां पर पहुंचे? दिल्ली में पहुंचे। और उन्होंने जब वो दिल्ली पहुंच गए तो उस टाइम पर दिल्ली में कौन किंग था? बहादुर शाह जफर, राइट। अब बहादुर शाह जफर एट दैट टाइम, बहादुर शाह जफर वाज 82 इयर्स ओल्ड, ही वाज वेरी ओल्ड, बट एक प्रोमिनेंट लीडरशिप की रिक्वायरमेंट थी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी हमें क्या करना था? प्रेजेंट करना था। सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन स्टूडेंट्स, ऑन 11th ऑफ मई 1857 इन सोल्जर्स ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना कि उन्होंने बोला कि हम बहादुर शाह जफर की लीडरशिप के अंडर में ही ये वॉर अब स्टार्ट करेंगे या लड़ेंगे। एंड ही वाज डिक्लेयर्ड, ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ शहंशाह ए हिंदुस्तान। सो 11th मई 1857 को दो चीजें हुई, सोल्जर्स ने अपना लीडर डिक्लेयर किया, किसको? बहादुर शाह जफर को, और इसके साथ में उन्हें शहंशाह ए हिंदुस्तान का टाइटल दिया गया। अगेन टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। नाउ लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग का नाम स्टूडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट वाज लॉर्ड कैनिंग जिनके टाइम पर ये इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे चार्ल्स जॉन कैनिंग, राइट, was the statesman and governor general of India during the Indian mutiny of 1857. Again a very relevant information, they might ask this particular question कि आप फटाफट बता दीजिए कि जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? Your answer would be Lord Canning, and Lord Canning was also the first viceroy of India. In 1858, he was appointed as the first viceroy of India, and he was the governor general when the first war of independence took place in India. Now, students, moving to the next point. अब ये रिवॉल्ट किस तरीके से स्प्रेड हुआ, कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे, हम उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो दिल्ली में तो एवरीवन नोज बहादुर शाह जफर एंड जनरल बख्त खान। सो प्रोमिनेंट लीडर्स में कुछ नाम ऐसे हैं जो पॉपुलर नेम्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। बहादुर शाह जफर टू एंड जनरल बख्त खान। जफर बेसिकली पेन नेम था, ठीक है। जनरल बख्त खान, बहादुर शाह टू सरेंडर्ड एंड वाज एग्जिटेड विद हिज फेवरेट क्वीन जीनत महल इन रंगून। ही डाइड इन November 7, 1862। सो बेसिकली हुआ क्या था कि जब बहादुर शाह जफर ने या बहादुर शाह जफर को जब लीडर डिक्लेयर कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? उन्हें कैप्चर करके, उनकी क्वीन थी जीनत महल, उनके साथ उन्हें रंगून भेज दिया था, और रंगून में उनकी 7 नवंबर 1862 को डेथ हो गई थी, राइट। सो 11th में 1857 when he was declared as शहंशाह ए हिंदुस्तान, and on November 7, 1862 he died in रंगून। नाउ कानपुर में प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? नाना साहेब। कानपुर में प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? नाना साहेब। नाना साहेब वाज डिफीटेड एंड एस्केप्ड टू नेपाल। सो बेसिकली नेपाल चले गए थे ये जब वहां पर इनको डिफीट कर दिया गया था। सर ह्यूज व्हीलर एंड सर कॉलिन कैम्पबेल। सो बेसिकली नाना साहेब को किसने हराया था? नाना साहेब को सप्रेस करने वाले दो लोग थे, सर ह्यूज व्हीलर एंड सर कॉलिन कैम्पबेल। सर ह्यूज व्हीलर एंड सर कॉलिन Campbell, right? So this is something which are we were talking about the prominent faces of this revolt of 1857. Now moving on, लखनऊ में कौन था? लखनऊ में थी बेगम हजरत महल and she was suppressed by Henry Lawrence. Then झांसी we had रानी लक्ष्मीबाई, and यहाँ पर prominent face कौन था? Sir Hugh Ross. Please remember this particular name. Sir Hugh Ross is very important. Sir Hugh Ross is very important. और रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई थी? 17th जून शी वाज मार्टर्ड ऑन 17th जून 1858 बैटल फॉर ग्वालियर। बैटल ऑफ ग्वालियर जब हो रहा था तो वहीं पर 17th जून 1858 को डेथ हुई थी एंड शी वाज सप्रेस्ड बाय सर ह्यूज रॉस। 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, याद रखिएगा। मार्टरडम का डेट याद रखिएगा, कौन सा बैटल इनका फाइनल था और किसने
इन्हें सप्रेस किया था, राइट। दीज आर द 4 इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल क्यों हुआ? व्हाट वर द मेन कॉजेस व्हाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड? आई होप आई एम एब्सोल्युटली ऑडिबल एंड विजिबल और सारी चीजें आपको समझ में आ रही। लिमिटेड अपराइजिंग, सो बेसिकली क्या था कि ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, विच इज अ ट्रूथ, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, but at the same time a large chunk of our society decided not to participate in the movement. So a huge number of a huge crowd was missing from the participation. कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया बट बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा रीजन क्या था? द रिवोल्ट वाज मेनली कन्फाइंड टू द दोआब रीजन। सो बेसिकली बहुत लिमिटेड, दोआब बेसिकली 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। सो दोआब रीजन तक ये लिमिटेड था। The large princely states like Hyderabad, Mysore, Travancore, Jammu and Kashmir as well as the smaller ones of Rajputana did not join the rebellion. So दूसरा important reason ये था, अब उस समय राजाओं का समय हुआ करता था। We at that time we didn't have a democracy back then, right? तो क्या होता था कि राजाओं का बहुत कंट्रोल रहता था, राइट। तो जब बहुत बड़े बड़े किंगडम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वहां पर जो उनकी प्रजा थी उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये एक प्राइमरी रीजन हुआ कि जो प्रोमिनेंट किंगडम्स थे और जो प्रोमिनेंट किंग्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना किया। द सदर्न प्रोविंसेस डिड नॉट टेक पार्ट एट ऑल। सो बेसिकली जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो मोस्टली लिमिटेड रह गया नॉर्दर्न इंडिया में। साउथ इंडियन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका पार्टिसिपेशन वाज ऑलमोस्ट 0, राइट। देन रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट। अब रिजल्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का रूल खत्म हो गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन शॉर्ट कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाए और जो पावर्स थी वो ट्रांसफर कर दी गई किसको? ब्रिटिश क्राउन को। दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट consequence of the revolt of 1857, direct rule of the British crown. So that is absolutely clear that India was brought under the direct control of the British crown. Then moving on to the next point, and please remember this, the Government of India Act 1858 was introduced. अब कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे अगर कोई आपसे बोले कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिलेगा, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई गेस 18 जुलाई को शायद पास हुआ था, जिसमें पहले से हमको पता चल गया था। बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस, उनको ये पता ही नहीं है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के पीछे एक इंपॉर्टेंट एक्ट भी है। उसी तरीके से आप लोग प्लीज याद रखिएगा, द पावर और द ट्रांसफर ऑफ पावर टुक प्लेस बाय द वर्च्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, because Government of India Act 1858 was a formal document which ensured a smooth transfer of power from the British East India Company to the British Crown। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम याद रखेंगे। Now moving on to the next point, this was announced by Lord Canning at a darbar in Allahabad. So we know he was the first viceroy, and the formal declaration was made by Lord Canning itself। और कहां पर इन्होंने किया था? इन्होंने इलाहाबाद में फॉर्मल डिक्लेरेशन किया था। प्लीज याद रखिएगा, द फॉर्मल डिक्लेरेशन वाज मेड बाय द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग इन इलाहाबाद ऑन 1st November 1858, and the announcement was made in the name of the Queen। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फॉर्मल डिक्लेरेशन 1 नवंबर 1858 को किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कहां पर किया था? एक दरबार लगाया गया था इलाहाबाद में, एंड दिस डिक्लेरेशन वाज मेड इन द नेम ऑफ द क्वीन, राइट। तो ये भी याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय द क्वीन विक्टोरिया व्हिच इन इफेक्ट मेंट द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो बेसिकली कहने को तो वो ब्रिटिश क्राउन के पास में सारी चीजें पावर गई थी, बट उन सारे अफेयर्स को कंट्रोल कौन कर रहा था? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को कंट्रोल कौन कर रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एन एडिशनल टाइटल द वाइसरॉय एंड वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स दो चीजें याद रखिएगा, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बेसिकली एक ही पोस्ट होती थी। वाइसरॉय उसको तब बोलते थे जब वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, तो उस टाइम पर हम उसको वाइसरॉय बोलते थे। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लिखी गई हैं 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर, इनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लैट, एलिट एंड फॉर ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहली बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे लिखा है किसने? विनायक वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। फिर बुक है रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम,
इसे लिखा है पूरन चंद जोशी ने। थर्ड बुक का नाम है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, जिसे लिखा है जॉर्ज ब्रूस मैलिसन ने। और फोर्थ बुक का नाम है ग्रेट म्यूटिनी, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर हिबर्ट ने। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट बुक्स। Indian War of Independence by V.D. Savarkar, Rebellion 1857, a symposium by Puran Chandra Joshi, the Indian Mutiny of 1857, George Bruce Madison, and Great Mutiny by Christopher Hibbert. Right? So these are the books which are extremely relevant for your examination. कोई भी एक बुक आपको 1 नंबर क्लैट में देकर के जा सकती है, एलिट में 1 नंबर देकर के जा सकती है। Now let's talk about the next important point. So after India got, after we had this first War of Independence in 1857, first Sepoy Mutiny in 1857, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में लॉस को कोडिफाई करना शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो इंडियन पीनल कोड 1860 में ही आया था, बिकॉज आफ्टर दिस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा नीड फील हुई कि अब हमें क्राइम्स को कोडिफाई करके उनके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट बनाना चाहिए। बट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हुई 1885 में। 140 इयर्स स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं 2025 में। 140 years of Indian National Congress, and here we are talking about the formation of Indian National Congress, right? Although many Indian leaders had been contemplating the creation of a national political organization, it was Alan Octavian Hume, A.O. Hume. अब A.O. Hume का आप मतलब पूरा नाम याद रखिएगा, जो एब्रिविएशन है A.O. Hume, उसका मतलब है Alan Octavian Hume. It was Alan Octavian Hume who is considered as the founding father of Indian National Congress, and he was a British civil servant, and he was the person who propounded the idea of Indian National Congress. Right, now moving on to the next point, the Indian National Congress was founded at Bombay in December 1885. So Indian National Congress का establishment कब हुआ? December 1885 में। कहां हुआ? बॉम्बे में हुआ। ठीक है, now moving on to the next point. अब उस टाइम पर अर्ली लीडरशिप में कौन कौन से हम किस को हम देख सकते हैं? सो अर्ली लीडरशिप में इट वाज दादा भाई नौरोजी, राइट, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर। सो बेसिकली देयर वर अ फ्यू प्रोमिनेंट इंडियन पर्सनालिटीज who played a very important role in the formation of Indian National Congress, but ultimately the idea was propounded by a British civil servant Alan Octavian Hume in 1885, जगह मुंबई, बॉम्बे, और ईयर था 1885 दिसंबर। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now these are the factual information, these are facts which are extremely relevant for every examination। और कंसोर्शियम ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से कोर स्टैटिक के टॉपिक्स पूछे आपसे, ये यहां से चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पर हुआ था? यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, नाम याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में था। ये सेशन हुआ कब था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। सेशन का चेयरपर्सन कौन था? दिस पर्टिकुलर सेशन और द फर्स्ट एवर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। टोटल कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? अ टोटल ऑफ 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो टोटल कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स थे। चेयरपर्सन कौन था? WC बनर्जी। हुआ कब था? 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? सो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, टू प्रमोट क्लोज रिलेशंस अमंग पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस। सो बेसिकली जो लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं उनके बीच में कॉमन रिलेशन स्टैब्लिश करना, रिलीजियस डाइवर्सिटी को कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाना और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। विद दिस ऑब्जेक्टिव इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फर्स्ट सेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1885। सेकंड सेशन 1886, इसके चेयरपर्सन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अब फर्स्ट सेशन मुंबई, सेकंड सेशन कलकत्ता 1886। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई थी? मर्जर ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। सो नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मर्जर हुआ था कलकत्ता सेशन, जो कि 1886 में हुआ था, जिसे प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। फिर इसके बाद मद्रास सेशन हुआ 1887 में, जिसे प्रिसाइड किया था किसने? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने इसको प्रिसाइड किया था, मद्रास में हुआ था 1887 में।
अपील वॉज मेड टू द मुस्लिम टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर नेशनल लीडर्स, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। सो बेसिकली ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा दैट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी was the first Muslim president of Indian National Congress and he appealed to the Indian citizens की बेसिकली की जो मुस्लिम्स हैं उन्हें भी अब नेशनल लीडर्स के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। फिर कैलकाटा सेशन 1896, नाउ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकाटा सेशन ऑफ 1896 एंड व्हाई दिस इज रेलेवेंट, बिकॉज इस पर्टिकुलर सेशन को प्रिसाइड किया था रहमतुल्लाह सयानी ने। रहमतुल्लाह सयानी प्रिसाइडेड ओवर द सेशन, बट द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो 1896 का कैलकाटा सेशन था, यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम वो गाया था। कब? 1896 में। फिर 1901 में अनदर इंपॉर्टेंट सेशन, यहां पर दिनेश ई वाजवा फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। सो इट वाज इन 1901 कि दिनेश ई वाजवा थे बेसिकली इस टाइम पे प्रेसिडेंट। कैलकाटा में सेशन हुआ था 1901 में, जब पहली बार किसी मेजर प्लेटफॉर्म पे महात्मा गांधी जी आते हैं। फिर इसके बाद बनारस सेशन हुआ 1905 में एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। प्लीज रिमेंबर दिस, गोपाल कृष्ण गोखले इज कंसीडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। डिवीजन बिटवीन द मॉडरेट्स लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय बाल गंगाधर तिलक केम टू द फोर्स इन दिस सेशन। सो बेसिकली कांग्रेस के जो दो फैक्शंस थे, जिन दोनों फैक्शन के बीच में जो क्लियर डिवाइड सामने आया था, वो क्लियर डिवाइड सामने आया था 1905 में बनारस सेशन में, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। दो पर्टिकुलर ग्रुप्स निकले, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट ग्रुप वॉज लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वेयर वॉज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वॉज लेड बाय गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब इसके बाद कैलकाटा सेशन 1906 का, जिसे प्रिसाइड किया दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और यहां पर पहली बार स्वराज वर्ल्ड का पहली बार मेंशन किया गया। फिर 1911 में कैलकाटा सेशन, बिशन नारायण धार ने इसको प्रिसाइड किया था और यहां पर जनगण मन पहली बार गाया था। नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? 1911 में कैलकाटा सेशन में, विच वाज प्रिसाइडेड बाय बिशन नारायण धार। फिर 1917 में कैलकाटा सेशन, इसको प्रिसाइड किया था एनी बेसेंट ने, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट याद रखेंगे। सैयद बकरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। 1917 में कैलकाटा सेशन को इन्होंने प्रिसाइड किया था। इसके बाद बेलगाम सेशन ऑफ 1924 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई बेलगाम सेशन ऑफ 1924 इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट वाज द ओनली सेशन व्हिच वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओनली वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, that too in Belgaum 1924. Then in 1925 we had the Kanpur session of Indian National Congress. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर सरोजनी नायडू बनी थी प्रेसिडेंट एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट। पहली वुमेन प्रेसिडेंट 1917 में एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इज सरोजनी नायडू, कानपुर सेशन 1925 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज लाहौर सेशन ऑफ 1929। क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू और यहीं पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाहौर में हुआ था 1929 में, और जो सेशन 1929 में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, इस रेजोल्यूशन को इंडोर्स किया गया था 1930 में, और इसी के बाद डिसाइड किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे। राइट, सो नाउ this was all about the first session of your static GK. I hope you have liked it, और अगर like किया है तो thumbs up दे देना है फटाफट, and please stay tuned. We will have multiple videos of this particular series. This was the first video, so you must have understood a lot of important aspect of the static GK. Please student do remember that. कंसर्शियम ने कभी भी ये नहीं बोला है कि वो स्टैटिक नहीं पूछेगा, वो ऑलरेडी स्टैटिक पूछ चुके हैं, वो कोर स्टैटिक से उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं। तो प्लीज कीप this particular fact in mind that static GK is equally relevant, क्योंकि अगर कंसर्शियम ने आपसे पूछा, and we don't know कि कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, हर बार 5 सवाल पूछो, आपसे 10 सवाल ही पूछ सकते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स से 28 to 30 क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप उसमें इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, तो कीपिंग इन माइंड कि अगर 1-2 पैसेज आते हैं तो आप अपना एक थोड़ा सा पोर्शन आप अपना इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी आप अपना एलोकेट करिए, एंड आई कैन इंश्योर यू दैट कि अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो आपका स्टैटिक जीके नहीं फंसेगा। Mark my word. On that note, we'll wrap up today's session. Thank you so much, guys. We'll see you soon. Till then, just take a good care of yourself and people around you. Bye bye and have fun. Bye, everyone.